हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दो अवयवों का गुणनफल किस तरह से किया जाता है उसे देखेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से परिवर्त अवयव निकाला जाता है, सममित अवयव क्या होते हैं, विषम सममित अवयव क्या होते हैं और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किस तरह से हम किसी अवयव का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और मेन फोकस हम ये रखेंगे कि किस तरह से हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उन चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और हम एक रिवीजन क्लास है तो आपको पहले से ही कुछ बेसिक आइडिया तो होगा ही, तो उसको हम देखते हुए उस हिसाब से इसको कम समय में हम अच्छे से मेन टॉपिक को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से दो अवयवों का गुणनफल किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और जैसे इसमें एलिमेंट ए आई जे मान लीजिए एम क्रॉस एन की है और दूसरी मैट्रिक्स जो है बी वो हमारे पास बी आई जे, वो मैट्रिक्स हमारे पास एन क्रॉस पी की। तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या उनके ऑर्डर में जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है उसका जो कॉलमों की संख्या है क्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर पहले अवयव के कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या सेम होगी तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अन्यथा ऑर्डर सेम न होने पर इन ऑर्डर कह रहे हैं सॉरी अगर पहले अवयव की पंक्तियों की कॉलम की संख्या या स्तंभ की संख्या जो है दूसरे अवयव के अगर पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं हुई तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर दे रखा है ए बराबर एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर किया है और दूसरी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी ऑर्डर किया है, तो उसमें हम देखेंगे अगर इसको हम लिखें तो ये हमारा कॉलम है। कॉलम मतलब सी से अगर इसको डिनोट कर दें और इसे पंक्ति मतलब रो को आर से दिखा दें तो पहले कॉलम पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या मैच करनी चाहिए। तो हम सीधे सीधे ट्रिक के रूप में इसे याद रखेंगे, सी आर मैच करना चाहिए। सी आर क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। अगर सी आर मैच करता है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे हमारे पास एक अवयव है, मान लीजिए यहाँ पर ए आई जे ये 3x2 का और एक अवयव है हमारे पास बी वो है बी आई जे वो है मान लीजिए हमारे पास 2x4 का। तो इसमें हम यहाँ पर सी मतलब कॉलम का नंबर ए इंटू बी की बात करें तो ए इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं, तो उसमें हम चेक करेंगे कि इनके ऑर्डर में जो ए के ऑर्डर के कॉलमों की संख्या है और बी में जो है कि पंक्तियों की संख्या क्या वो मैच कर रही है, तो यहाँ पर मैच कर रही है। ए में हम देख रहे हैं कॉलमों की संख्या 2 है, बी के पंक्तियों की संख्या 2 है, मतलब इसका सी और इसका आर मैच कर गया। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। क्या बी इंटू ए पॉसिबल है? तो बी इंटू ए पॉसिबल चेक करने के लिए हम फिर से ऑर्डर को मैच कराएंगे। तो यहाँ पर ए आई जे कितना है, सॉरी पहले पी है तो लिखेंगे बी आई जे का ऑर्डर कितना है 2x4 इंटू फिर यहाँ पर लिखेंगे ए आई जे ये कितना है हमारे पास 3 इंटू 2। मैच कराने के लिए यहाँ पर सी और यहाँ पर आर इसका मैच कराएंगे तो ये 4 ये 3 है, मैच नहीं किया, नॉट मैच। अगर मैच कर जाता तो हम कहते हैं पॉसिबल है, मैच नहीं किया, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, सी और आर इक्वल नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दो दी गई मैट्रिक्स का बी ए पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हम यहाँ पर बी इंटू ए नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल। फिर से सीधे सीधे याद रखिए, अगर दो मैट्रिक्स का सी आर करने का मतलब क्या, ए मैट्रिक्स के कॉलम सी फॉर कॉलम, बी मैट्रिक्स का रो आर फॉर रो, मतलब सी आर मैच करना चाहिए। सी आर मैच कर गया तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी आर मैच नहीं किया तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है इस तरह से 1 3 2 0 5 1 -1
1 2। इस तरह से एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 5 1 -1 0 1। इस तरह से दे रखी है। अब हमें ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इंटू बी करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है 3 रो है, 3 पंक्तियाँ दी हुई हैं, 1 2 3 पंक्ति दी हुई है तो 3, और यहाँ पर 3 कॉलम भी दे रखे हैं, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई ए वाली। बी की बात करें तो 1 2 3 रो 1 2 2 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 का। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ए इंटू बी निकालना है, तो ए के कॉलमों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो क्या ये मैच हो गई, मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉलमों की संख्या 3 पंक्तियों की संख्या 3, मतलब ए और बी के लिए ए इंटू बी करने के लिए जो कंडीशन हमें चाहिए वो कंडीशन हमें मैच कर रही है, मतलब मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे इनको 1 0 -1 3 5 1 2 1 2 इंटू कर देंगे 3 2 5 -1 0 1। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जब हम a इंटू बी कर लेंगे, अगर a इंटू बी पॉसिबल हुआ तो पॉसिबल होने पर हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 2। मतलब जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है वो हम इसको छोड़ दें, तो पहले जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों के का ही ऑर्डर बन जाएगा। मतलब 3 इंटू 2 का ऑर्डर बन जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ से 2, 3 इंटू 2 का ऑर्डर बन जाएगा जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम पहली रो को उठाएंगे, इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, तो 1 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे प्लस लगाते हुए। सभी इस पंक्ति के जितने भी एलिमेंट हैं इस कॉलम पहले कॉलम के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पोजीशन पे लिख देंगे। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे लिख देंगे। फिर अब ये हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब इसी पंक्ति का हम इस अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला कॉलम हमारा जो है 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1, फिर प्लस लगाएंगे 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कर देंगे। अब बारी आएगी दूसरे पंक्ति की। देखिए इसमें एक पहली पंक्ति को हमने 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 कॉलम बनाते हुए, एक कॉलम इधर एक कॉलम उधर बनाते हुए हमने लिख दिया है। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति आएगी, इसमें 0 है, तो 0 दूसरी पंक्ति का हम मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। 5 है, 5 इंटू 2 कर देंगे, 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 कर देंगे, 1 इंटू 5। उसके बाद इसी पंक्ति का हम अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 1। इसके बाद अब तीसरी पंक्ति की बारी आएगी। तीसरी पंक्ति का भी हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर इसी का अगले कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, इस तरह से कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देना, a इंटू बी मिल जाएगा। a इंटू बी देखिए 3 प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 10 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -3 प्लस 2 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा।
अब अगर हम लिखें तो a इंटू बी बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐड करते हुए 16 प्लस 19 हो जाएगा ये, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर बचेंगे -9 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 3। इस तरह से ऐड करके लिख दिया। अब अगर इसके ऑर्डर पे हम ध्यान दें तो 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है, जो कि हमने आपको पहले बता रखा था कि कितना आएगा, 3 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब अगर हमसे पूछता कि b इंटू ए बताओ, तो क्या b इंटू ए पॉसिबल होता है? तो फिर चेक करते हैं। b इंटू ए का आने का मतलब क्या, पहले b मैट्रिक्स लिखते हैं। b मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, b मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ये b मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए यहाँ पर, तो ये है 3 क्रॉस 3। अब इसका सी और इसका आर मैच कराइए, नॉट मैच, नॉट मैच, मैच नहीं किया मतलब बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनिए पहले हम क्या बोल रहे हैं इसको। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी रहेंगी उसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स के रो से मैच कराएंगे। अगर दोनों के नंबर सेम हुए, मतलब जितने पहले मैट्रिक्स के जितने कॉलम है उतने ही क्या हो जाए दूसरे मैट्रिक्स में, अगर हम रो की संख्या हो जाए तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों मैच नहीं करते, मतलब पहले आव्यूह में जो कॉलमों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो दोनों मैट्रिक्स को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को उठाएंगे और उन बारी बारी से दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति को उठाया, पहली पंक्ति को इस तरह से उठाया और उठा करके ऐसे लाकर इस पे रख दी। तो अगर इसको हम यहाँ पर उठा करके इस तरह से ला के रखें, मान लीजिए 3 उंगलियाँ हैं, ये 3 एलिमेंट दिए हुए, 3 उंगलियों को ऐसे रखा हमने, तो इस उंगली पे 1, इस पे 3, इस पे 2 आया, उठा करके सीधे सीधे पहले कॉलम के पास ले गए। पहले कॉलम के पास ले जाए तो देखिए 3 के साथ 1 आ रहा है, और इस 2 के साथ 3 वाली आ रहा है, और ये 5 के साथ 2 वाला आ रहा है। ऐसे उठाया और ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बस जो एलिमेंट जिसके साथ बैठ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप फर्स्ट पोजीशन पे लिख दोगे। तो 1 3 के साथ बचा, 1 इंटू 3 प्लस 3 2 के साथ आया, 3 इंटू 2 2 5 के साथ आया, प्लस 2 इंटू 5 लिख देंगे, ऐसे लिख लेंगे। अभी पहले कॉलम में हमने मल्टीप्लाई किया था पहली पंक्ति का, इसलिए पहले कॉलम के नीचे लिखे। हमने पहले आपको बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2 कॉलम बनेंगे, तो क्या हमने पहली पंक्ति का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हम पहले कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, इन्हीं 3 एलिमेंट को उठाएंगे और सेम ऐसे ही अब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ला के रख दिया। तो 1 -1 पे जा रहा है, 3 0 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, मल्टीप्लाई करके अब हमने दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया। पहली पंक्ति का मल्टीप्लीकेशन हमने दूसरे कॉलम में किया, तो पहली पंक्ति में, लेकिन अब दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ पर पहली पंक्ति का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो इसी को तो कहते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 1, इसको 1 2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, पहली पंक्ति पहली लेकिन दूसरा कॉलम, तो हमने पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम में किया, तो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में हमने लिखा। अब क्या करेंगे, आप दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई फिर उसी तरह करेंगे। दूसरी पंक्ति को उठाया और उठा के इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, दूसरी पंक्ति थी तो दूसरी पंक्ति में जाएंगे, मल्टीप्लाई किस में किया, पहले कॉलम में, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ही हुआ हमारा, दूसरी पंक्ति हो गई पहला कॉलम हो गया। फिर इसी को उठा के इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका दूसरे पंक्ति में और दूसरे कॉलम में आना चाहिए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, बस हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आसानी से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें, सिंपल सा रूल है। पहले आपको चेक करना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको CR चेक करना है, मतलब पहली पंक्ति के कॉलम की संख्या,
पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के सेम होनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर क्या आएगा, तो पहली पंक्ति की पहले जिस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए हैं उसमें हम देखेंगे कि पहले की पंक्तियों की संख्या कितनी थी और दूसरे अवयव की कॉलमों की संख्या कितनी थी, वही उसके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। ऑर्डर हो जाएंगे मतलब क्या, जो आंसर आएगा उसमें पहली पंक्ति पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या रहेगी और उसके ऑर्डर में कॉलमों की संख्या दूसरे अवयव की कॉलमों की संख्या के बराबर रहेगी। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे परिवर्त। किसी अवयव का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। परिवर्त अवयव ट्रांसपोज, भाई साहब देखिए इसको स्पेलिंग कौन लिखेगा। परिवर्त अवयव में क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमारे पास अगर मैट्रिक्स दी हुई है, एलिमेंट दिया है ए आई जे, ठीक है, ये हम क्रॉस एन की मैट्रिक्स थी। हमने क्या किया, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है, एग्जाम्पल समझते हैं, सब हटाइए डिफिनेशन। ए बराबर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस तरह से दिया हुआ है। ऑर्डर हो गया हमारे पास 2×3, दो पंक्तियाँ तीन कॉलम। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो ए डैश से, पहली बार ट्रांसपोज को परिवर्त को ए डैश से, या फिर कहीं कहीं आपको AT लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। दोनों का मतलब सेम है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। करते क्या है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो और कॉलम है, ठीक है, उनको एक्सचेंज कर दीजिए, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब पंक्ति को बदल दीजिए, किससे, पंक्ति को बदल दीजिए कॉलम से, स्तंभ से, और स्तंभ को बदल दीजिए कॉलम से, बस ट्रांसपोज मतलब ये डैश मिल जाएगा। जैसे में आप देखते हैं, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, पहले ये जो आपको पंक्ति दिख रही है इसको कॉलम में चेंज कर देना है, मतलब इसे इस तरह से बदल देना है, मतलब 11 A11 A12 A13 लिख देना है। फिर उठानी है दूसरी पंक्ति और इसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है इस तरह से। क्या करना है, A21 A22 और A23 लिख देना है, बस। आप देखिए हमने क्या कॉलम और पंक्तियों को आपस में बदला है, मतलब जहाँ दो पंक्तियाँ थी वहाँ हमने तीन कॉलम उठा के कर दी, जहाँ तीन कॉलम थे वहाँ दो पंक्तियाँ हो चुकी हैं। मतलब ए में अगर हम ऑर्डर 2×3 का देख रहे हैं तो इसमें देखिए दो पंक्तियाँ थी, तीन पंक्तियाँ बन चुकी हैं, तीन पंक्तियाँ थी, दो कॉलम बन चुके हैं, मतलब ऑर्डर अब 3×2 का हो जाएगा। ट्रांसपोज निकाला सिंपल है। ये हमारे पास अगर पंक्ति है, उसको पहली पंक्ति है इसको पलट के पहले कॉलम की जगह रख दीजिए, दूसरी पंक्ति को पलट के दूसरे कॉलम की जगह रख दीजिए, हो गया। ए बराबर ए डैश निकल गया, मतलब ए का ए डैश निकल गया। मान लीजिए हमारे पास इस तरह दिया 1 2 3 0 1 4 2 4 5 6 इस तरह से दे रखा है। हमसे पूछ रहा है ए डैश, कुछ नहीं करना, इसको उठाया और पहली पंक्ति को पहले कॉलम में रख दिया, 1 2 3, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, 0 1 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया, 4 5 6 हो गया, ए डैश निकल गया। इसी को हम बोल सकते हैं AT भी बोलते हैं, AT भी बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ए दिया है, मान लीजिए इस तरह से ABCDEF, हमने निकाला इसका ए डैश निकाला तो क्या होगा, पहली पंक्ति को पहला कॉलम मतलब AB, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम मतलब CD, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम मतलब EF। अब हम क्या करते हैं, फिर से ए डैश का डैश निकाल देते हैं, मतलब इसका हमसे ट्रांसपोज पूछा है, मतलब इसे पलटेंगे। पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाओ, पहली पंक्ति क्या ACE है तो इसको हम पहली पंक्ति तो इसे कॉलम बना देंगे, ACE कर देंगे, और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना देंगे, मतलब BDF कर देंगे। क्या ये फिर से ए मिल गया क्या, हाँ मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश का डैश निकालेंगे तो ए आ जाएगा वापस से। फिर सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। सममित अवयव क्या होता है, तो सममित अवयव सबसे पहला पॉइंट कि एक वर्ग अवयव होगा, एक वर्ग
आव्यूह होगा, मतलब अगर कोई वर्ग आव्यूह होगा तभी आप उसका क्या बना सकते हो, सममित आव्यूह बता सकते हो। अगर वर्ग आव्यूह है ही नहीं तो सममित नहीं हो सकता हो कभी भी। सबसे पहले सममित होने की कंडीशन है कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यह वर्ग आव्यूह होना चाहिए तभी। मान लीजिए हमारे पास ए एक वर्ग आव्यूह है, ये क्या है हमारे पास वर्ग आव्यूह है। अगर यह वर्ग आव्यूह है तो हम यहाँ पर इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह लिख सकते हैं। अब सममित आव्यूह, अब इस वर्ग आव्यूह को अब हम चेक कर सकते हैं कि ये वर्ग आव्यूह हो सकता है सममित हो सकता है सममित ना हो, तो इसमें हम विषम सममित मतलब दो ही तरह के वर्ग आव्यूह हो गया। अगर सममित आव्यूह को अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो हो सकता है सममित आव्यूह हो जाए, हो सकता है विषम सममित आव्यूह हो जाए। तो क्या कंडीशन होगी, कब कहेंगे कि हम सममित है, कब कहेंगे कि असममित है। मान लीजिए ए है हमारे पास आव्यूह वर्ग आव्यूह, इसका हमने ए डैश निकाला, ए का ए डैश निकाला, ठीक है, और वो ए के बराबर ही आ गया। मतलब हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी, उसका हमने परिवर्त निकाला और परिवर्त खुद उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे इस केस में क्या कि वो कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। मान लीजिए हमने ए निकाला, ठीक है, ए का डैश निकाला, वो माइनस ए के बराबर आ रहा है, तो ए का डैश अगर माइनस ए के बराबर आता है तो विषम सममित, ठीक है, और अगर ए का डैश क्या होता है ए के ही बराबर है, वापस फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो उस केस में हम सममित आव्यूह करते हैं, सममित आव्यूह, ठीक है। फिर से कोई अगर मैट्रिक्स दी है उसका अगर हमने डैश निकाला, डैश मतलब परिवर्त निकाला, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज फिर से ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि सममित है। अगर ए का डैश माइनस ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे विषम सममित है, ठीक है। सिंपल सा एकदम, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर सेम रहता है, एक ही तरह रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं होता है कोई भी, भाई समझाइए पहले। हाँ देखिए, अगर 1 2 3 2 3 2 1 1 2 दिया है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, चेक करना है सममित है असममित है। पहली बात तो हमारे पास एक कंडीशन पूरी हो गई सममित असममित के लिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, ए का डैश निकालेंगे। ए का डैश निकालने के लिए क्या करना है भैया, जो लेटा है उसको खड़ा कर दीजिए, इसे पलट के 1 2 3 है, इसको पलट दीजिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 ऐसे था पत्ती, उसको कालम बना दीजिए। दूसरे को भी उठा के खड़ा कर दीजिए, सोया हुआ है कभी से सो रहा है। तीसरे को भी उठाइए और इसको भी खड़ा कर दीजिए, इस तरह से देख लीजिए। अब इसको चेक कर लीजिए एक बार, क्या ए डैश और ए निकाला हमने सेम है, सेम है भाई साहब सेम। अगर ये सेम है, हमने देख लिया ए डैश निकाला ए के बराबर आ गया, इसका मतलब जो दिया हुआ है वो सममित है। आइए विषम सममित चेक करते हैं भाई साहब। हाँ देखिए, 0 एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी एफ 0। अब निकालिए भाई साहब ए डैश मतलब उठा के पलट दीजिए, जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए उठा के, 0 1 0 एच जी, इस तरह था, इस तरह कर दिया। ए दूसरे को दूसरे कॉलम में, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, तो माइनस एच 0 और एफ हो गया। तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया इस तरह से। आप देखेंगे इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालते ही 0 हो गया, ये माइनस एच था प्लस एच हो गया, जी था माइनस का प्लस जी हो गया, एच प्लस का था माइनस एच हो गया, 0 0 ही रहेगा, एफ जो है माइनस एफ हो गया, जी जो है माइनस जी हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है साफ साफ देख सकते हैं, ए लिखा हुआ है और इसके बाहर क्या लगा है भाई साहब, इसके बाहर माइनस लगा है। इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आ गया, माइनस ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको हम जब चेक कर रहे हैं तो ए डैश इसका माइनस ए के बराबर आ रहा है, मतलब ये जो लिखा हुआ है विषम सममित है,
विषम सममित अवयव हुआ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और विषम सममित चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है भाई साहब, ये डायगोनल मैट्रिक्स जीरो होंगे। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा क्या होगा, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या देखना है हमें, डायगोनल। डायगोनल अगर 0 0 0 0 0 हो गए तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि एक विषम सममित अवयव हो सकता है। फिर भी एक बार चेक करना है हमें, जरूरी नहीं डायगोनल 0 रख दिया तो हो गया। डायगोनल चेक कर लिया तो एक थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि नहीं हाँ हो सकता है विषम सममित हो जाए, लेकिन हो सकता है, चेक करना पड़ेगा हमें। चेक करने के बाद ही कंफर्म होगा कि नहीं, तो हम चेक कर लेंगे एक बार। लेकिन एक बार 0 0 दिखने से हमें लगता है कि नहीं हो सकता है, देख लेंगे। चेक करने के बाद अगर a' -a के बराबर आ गया तो विषम सममित है, नहीं तो विषम सममित नहीं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे कि कैसे कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है तो उस मैट्रिक्स को किस तरह से हम सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। फिर से एक मैट्रिक्स कोई ए दे दिया आपको और वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को क्या करिए, दो मैट्रिक्स के योगफल में लिखिए, जिसमें से एक मैट्रिक्स सममित होनी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स विषम सममित होनी चाहिए। फिर से वंस मोर, हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है मान लीजिए। अब उस ए मैट्रिक्स को कह रहा है कि दो मैट्रिक्स के योगफल में लिखिए, दो मैट्रिक्स के योगफल में लिखिए, जिसमें से एक मैट्रिक्स सममित होनी चाहिए और दूसरी विषम सममित होनी चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दी रहेगी इसको लिखना है सममित विषम सममित में, तो ऐसे लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इतना कर देना आपको। इस तरह से एक इक्वेशन बना लेनी, मतलब हमें क्या करना है, हमें यह निकाल लेना है और ये निकाल लेना है, जिसमें से a वाला हिस्सा जो 1/a प्लस a डैश है, 1/2 a प्लस a डैश है, ये आपका सममित होता है। ये क्या होता है, सममित होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो ए दिया है उसका ट्रांसपोज निकाल के ए और ए डैश जोड़ करके उसको हाफ करने पर जो आता है वो पार्ट सममित होता है, सममित अवयव होता है। और ये जो होता है विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, बस हो गया, सममित विषम सममित में हमने लिख दिया। देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं फटाफट से। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, हाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर हमें 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 कह रहा भाई साहब इस मैट्रिक्स ए को आप क्या करिए, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे p बराबर 1/2, इसी को, इसको p मान रहे हैं, इसको q मान रहे हैं। p बराबर 1/2 a प्लस a डैश कर लेना। देखो क्या आ रहा है, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर a और a डैश, तो सबसे पहले तो हमें इसका a डैश लिखना पड़ेगा। इसका a डैश लिखोगे आप, a डैश क्या आएगा, जो सोया हुआ उसे उठा के खड़ा कर दीजिए, जगा दीजिए भाई साहब, मतलब इस तरह से 2 -2 -4 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, -1 3 4 1 -2 1 -2 -3 लिख दीजिए, लिख दिया। ए का ए डैश निकाल लिया। अब क्या करो, a प्लस ए डैश करो, मतलब 1/2 a प्लस ए डैश जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 -2 -1 -3 -4 1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 -2 प्लस 4 तो 2 हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते हैं तो p बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, p बराबर आ जाता है यहाँ से 1/2 को अंदर भेज दीजिए भाई, अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड 2 और -3/2 -3/2 -3/2 3 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद -3/2
और ये फिर से 1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास P आ गया। अब चेक करने के लिए सम्मित है कि नहीं, तो आप इसको पलट के देख लीजिए, आ जाएगा सम्मित ही होगा ये, ठीक है। ये तो हमारा सम्मित भी हो गया। चेक करने के लिए P का P डैश निकालिए। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो चेक करेंगे ना भाई साहब, तो P बराबर P डैश आएगा, कन्फर्म आएगा, कन्फर्म आएगा। चेक करके आप देख सकते हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P बराबर P डैश हो रहा है। इसको पलट के आप चेक करके देख लीजिए। इसका मतलब ये जो हमें P मिला है, P कैसा होगा, सममित होगा। अब विषम सम्मित निकालने के लिए क्या बताएं, Q बराबर लिखिए 1/2 A माइनस A डैश लिख दीजिए। 1/2 घटाना है, A में से A डैश को घटाते जाइए। 2 - 2 0, 2 - 2 2 - 2 0, -2 -1 देखिए -2, इसमें से -1 घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, -4 -5 -1 -2 1 -3 और -3 0, 4 में से -2 गया भाई साहब 6 हो जाएगा। ये 1 में से 4 गया 5 हो जाएगा, -2 और 4 -6 और ये हो जाएगा आपका 0। और देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपका कहते हैं कि जो हमारा विषम सम्मित भी होता है उसका डायगोनल 0 0 होता है। देख लीजिए 0 0 है कि नहीं है 0, अरे दिख रहा है ना 0 0 0, क्या समझे। हाँ, इसका मतलब कर सकते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक, अब हम चेक करने नहीं जाएंगे इसको, ये आसान सी चीज़ है। इसका डैश निकालिए। अगर हम चेक करते हैं Q डैश बराबर Q बराबर Q डैश, सॉरी माइनस डैश जो होगा, Q डैश जो होगा -Q के बराबर आएगा ही। इसका मतलब हम कह सकते हैं Q जो है विषम सम्मित हो गया, विषम सम्मित हो गया। अगर विषम सम्मित हो गया तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें A को लिखना था कैसे, सम्मित प्लस विषम सम्मित के योगफल के रूप में, सम्मित प्लस विषम सम्मित के रूप में लिखना था, सम्मित प्लस विषम सम्मित लिखना था। तो ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -2 -4, ये है आपका -1 3 4, ये है 1 -2 -3, ठीक है। इसके बराबर P सम्मित अवयव क्या है हमारा, P क्या है, यहाँ पे लिखोगे 2 -3/2 -3/2 इस तरह से बराबर है, और -3/2 3 1 और ये -3/2 1 -3 प्लस Q लिख दीजिए भाई साहब, ये नीचे लिख लीजिएगा आप, जगहों को निकाल के थोड़ा बना के, हमारे में तो बचा नहीं जगह, 2 के अंदर भेज देना। 0 -1/2 -5/2, ठीक है, 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, समझे, हो गया। इस ए को हमने सम्मित और विषम सम्मित में लिख दिया, इस ए को हमने सम्मित और विषम सम्मित में लिख दिया, इस ए को हमने सम्मित और विषम सम्मित में लिख दिया। तो इस तरह से फिर से सटासट से सुन लेते हैं फटाफट से। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले जो दिएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स दे के तब इसका पूछेगा सम्मित और विषम सम्मित भी, इस तरह से करेंगे। क्या करना है सम्मिताव्यू के लिए, 1/2 A और A डैश, मतलब पहले A डैश निकाल लेंगे, फिर A और A डैश को जोड़ के आधा कर देना है, A माइनस A डैश करके आधा कर देंगे, सम्मित विषम सम्मित मिल जाएगा, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ है नहीं। व्युत्क्रमणीय अवयव, सॉरी अव्युत्क्रमणीय अवयव, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपल सा होता है भाई साहब, डिटर्मिनेंट निकालना होता है आपका। जैसे डिटर्मिनेंट का क्या मतलब हुआ, हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 और यहाँ पर मान लीजिए 0 4
0 1 5 1 -1 इस तरह से दिया। कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब होता है इस तरह से, इसको डिटर्मिनेंट का साइन होता है, या इसी को हम लोग डी टी डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी लिखते हैं, सेम बात है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। कैसे निकाला जाता है, तो कोई भी आप पक्ति, इसको हम डिटेल में सारणी में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस सिंपल समझिए। मान लीजिए कोई भी पक्ति या कोई भी कॉलम आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसे ही ले लिया नॉर्मल समझने के लिए। यहाँ पर हमने लिखा 1। अब 1 वाला रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम बंद कर लेना। ये 4 एलिमेंट आपके बचेंगे। ये 4 एलिमेंट बचे थे, इनको इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस लगाएंगे, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए प्लस माइनस प्लस चलता है, तो अब माइनस आ गया, तो माइनस लिखेंगे, कितना है 2 लिख दिया। अब इसके कॉलम को बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर दिया। हाई पहली पक्ति तो बंद है, पहले पक्ति से ही कर रहे हैं, इसे बंद कर दिया, ये अभी हमने बंद कर दिया। इसका इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा 0, फिर +3, प्लस है तो +3 ब्रैकेट में। अब 3 वाले को बंद कर देना ऐसे। ये तो पहले से शुरू से ही बंद हो गया, गोलका वाला जो गोल से ये बच्चा। इसका इसमें गुणा करो 0 और माइनस इसका इसमें गुणा करो -4, सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा -4, और यहाँ से -2, और वहाँ से जाते हैं 12 ओ भाई साहब, 4 2 6 कितने हो जाने, 14 4 18 हो गया। अगर डिटर्मिनेंट इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, व्युत्क्रमी अव्युत्क्रम आव्यूह रहेगा तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, किसी आव्यूह ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और एक होता है व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय आव्यूह रहेगा, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जब इसका आप मॉड निकालोगे तो आंसर 0 नहीं है।